सेकेंड ईयर क्लास हिस्सा नसर सबक नंबर 12 मौलवी नज़ीर अहमद देहलवी और इनके मुसन्निफ़ हैं शाहिद अहमद देहलवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात। आज का ये दिन आपके लिए बरकत और आफ़ियत वाला हो। खुश रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहिए। अल्लाह हर दुख दूर फरमाए और बेइंतहा खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जी अज़ीज़ तलबात, हमने आज हिस्सा नसर में क्योंकि सबक पढ़ना है मौलवी नज़ीर अहमद और इसके राइटर कौन है? जी शाहिद अहमद देहलवी। थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ जो है बेटा शाहिद अहमद देहलवी के बारे में कि शाहिद अहमद देहलवी जो है बेटा 22 मई 1906 को एक मारूफ इल्मी अदबी घराने में पैदा हुए। उनके वालिद कौन थे? जी बशीरुद्दीन अहमद थे, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है अपनी तमाम ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार दी, तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजारी। उनके दादा कौन थे? जी नज़ीर अहमद, जिनका शुमार किस में होता है? अरकान खमसा में होता है। वो उर्दू के सबसे पहले नावल नगार भी थे। अजीज़ तलबात, वालदैन उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। किसको? जी शाहिद अहमद को। मगर उन्होंने अपने शौक़ के पेश नज़र फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदबियात में BA और फ़ारसी में MA किया। फिर अपने रुझान तबा की तस्कीन के लिए 1 जनवरी 1930 में दिल्ली से माहनामा साकी का इजरा किया। बुक डिपो का क़याम भी अमल में आया, लेकिन ये सब कुछ 1947 यानी 1947 के इनकलाब की नज़र हो गया। अजीज़ तलबात, 1947 में शाहिद अहमद देहलवी जो थे लाहौर चले आए। कुछ अर्सा उन्होंने जो है उसके बाद वो कराची मुंतकिल होकर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो गए। यहाँ उनका शौक़ मौसीकी जो था उनकी रोज़ी का ज़रिया बन गया। कराची से भी साकी का सिलसिला जारी रखा है। 1959 में उन्होंने सेटों के ज़ेरे तमाम दुनिया भर में पाकिस्तानी सकाफ़त को रोशनास कराने के लिए थाईलैंड, फ़िलिपाइन, जापान और हांगकॉन्ग में पाकिस्तानी मौसीकी पर लेक्चर दिए। अजीज़ तलबात, उनकी तसानीफ़ बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो है गंजीना गोहर है, उजड़ा दियार है, बज़्म खुश नफ्सा है, अंधी गली है, तर्जमा पाकिस्तानी मौसीकी और चंद अदबी शख्सियात वगैरह शामिल हैं। उर्दू खाका नगारी में उनका अजीज़ तलबात अहम मुकाम है। अब देखें, शामिल नसाब खाका भी उनके दादा मौलवी नज़ीर अहमद का है ना। 27 मई 1967 को कराची में उनका इंतकाल हुआ। गुलशन इकबाल के कब्रिस्तान में ये दफन है। जी अजीज़ तलबात, अब बाकायदा जो है हमारा जो सबक नंबर 12 मौलवी नज़ीर अहमद है, जिनके राइटर हैं शाहिद अहमद देहलवी, में पढ़ेंगे। अब शाहिद अहमद देहलवी इसमें क्या लिख रहे हैं कि मैंने मौलवी नज़ीर अहमद को सिर्फ 5 बरस की उम्र में आखिरी बार देखा था। कहती है अगर मैंने इससे पहले देखा तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं क्या था, कमसन था। मुझे इतना याद है कि हम 3 भाई जो थे अब्बा के साथ कहाँ गए थे? हैदराबाद दक्कन से दिल्ली आए थे और खारी बाउली के मकान में गए थे। खारी बाउली का बेटा पुरानी दिल्ली के कदीम मोहल्ले का नाम है। कहते ड्योढ़ी के आगे शेर में से गुजर का पेश दलान था। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? दलान का मतलब क्या होता है? बरामदा, खुला हुआ दरवाज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 आदमी बैठकर कुछ लिख रहे थे। पिछले दलान के दरों में कवाड़ों की जोड़ियाँ पड़ी हुई थी। अब जोड़ियाँ चढ़ी हुई थी। कवाड़ कहते हैं बेटा लकड़ी के तख्ते को। कवाड़ किसे कहते हैं? लकड़ी के तख्ते को। जोड़ियाँ चढ़ी हुई थी यानी लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे, जिनके ऊपर रंग बिरंग शीशों के क्या थे? बस्ते बने हुए थे। अब रंग बिरंग के बस्ते बने होते हैं बेटा जी, फ्रेम, चौकट्टे जिसे कहते हैं, फ्रेम बने हुए थे, यानी खूबसूरत रंग बिरंग के फ्रेम लगाए हुए थे उसके ऊपर। ये 3 दरवाजे थे, जिनमें से 2 खुले हुए थे और एक दाएं जानिब का बंद था। इस कमरे नुमा दलान में हम अब्बा के साथ दाखिल हुए तो सामने पलंग पर एक बड़े मियाँ में दिखाई दिए। इनकी सफ़ेद दाढ़ी और कंटोप सिर्फ याद है। कंटोप किसे कहते हैं बेटा? सर्दियों में पहनी जाने वाली रुई की बड़ी टोपी, ठीक है। बड़ी टोपी कहते हैं, टोप कहते हैं, जिसे कान ढांपे जा सकते हैं। अब्बा जल्दी से क्या हुए? अब्बा जल्दी से जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं, अब्बा जल्दी से जो आगे बढ़कर उनसे लिपट कर, यानी उससे उनको उन्होंने क्या कर लिया, उनको अपने साथ लगा लिया और लिपट यानी गले मिले और फिर रोने लगे और हम हैरान खड़े थे। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि कम सुनते ना, उनको ये याद है कितने साल की उम्र में गए थे? 5 साल की उम्र में याद है कि अब्बा इतने अरसे बाद क्योंकि मिले थे। जबकि आप और अपने बाप को यानी अपने खूनी रिश्ते को जब इतने अरसे के बाद मिला जाए तो वाकई जज्बात जो है उमड़ कर आते हैं। जब उनके दिल की भड़ास निकल गई तो हमें हुक्म हुआ कि दादा अब्बा को सलाम करो। हमने इस्लाम किया, उन्होंने प्यार किया। फिर एक अशरफ़ी, सब अशरफ़ी का मतलब क्या होता है बेटा? जी सोने का सिक्का। और भड़ास का मतलब क्या? दिल का गुबार निकाल लेना ना।
और हम कमरे के क्या हुआ, अंधेरे से घबरा कर बाहर निकल और खेल कूद में लगे। इसके बाद उन्हें फिर देखना नसीब ना हुआ। यानी कि ये आपको पहले पैराग्राफ में बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं बेटा? शाहिद अहमद जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद जो उनके क्या थे, दादा थे, और उनको पहली बार जो थे वो 5 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद उनको देखना नसीब उनका नहीं हुआ था। जी बेटा, यह मौलवी नज़ीर अहमद की तस्वीर है बेटा। जी बेटा, मज़ीद आगे जो है सफ़ा नंबर जो हमारा 77 यानी 77 था, उसका दूसरी इबारत जो है बेटा, इसमें वो कह रहे हैं कि मौलवी नज़ीर अहमद को ज़माना साजी बिल्कुल नहीं आती थी। देखिए बेटा, ज़माना साजी का मतलब क्या होता है? दुनियादारी, वक्ती आमादी तकाज़ों के मुताबिक ढलते चले जाना। यानी आप मतलब मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत भी बेटा ऐसी थी। ज़माना साजी ऐसा नहीं था कि कोई काम अपने काम निकलवाने के लिए रिश्वत लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, या मुलाजमत करने के लिए कोई किया, नहीं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था। वो इन चीज़ों का तो वो चाहते भी नहीं थे कि दुनिया में रहते हुए इन चीज़ों को की तरफ जाए। अब वो कहते हैं सच्ची बात कहने में उन्हें बाक ना होता था। अजीज़ सलमान देखें, बाक का मतलब यहाँ पे क्या है? डर, खौफ होना, झिझक होना। यानी सच बात कहने में कभी नहीं डरते थे। पहले उन्हें क्या कहा? उन्हें ज़माना साजी नहीं आती थी। दुनियादारी, वक्ती और मादी चीज़ों को हासिल करने के लिए हम जो करते हैं ना, वो काम नहीं करते थे। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें बाक ना था, यानी वो न डर थे, डर नहीं था उन्हें किसी चीज़ का। अब वो आगे कह रहे हैं कि हैदराबाद दक्कन में बड़े बड़े ओहदों पर ममूर हुए। यानी ममूर का मतलब क्या है बेटा इसमें? जी, मुकर्रर होना, तैनात होना। ममूर है मगर खुश किसी को ना कर सके, उनकी तबीयत ऐसी थी। अब देखिए, हमारी एक बेटा हमारा एक सेटअप किस तरह का चल रहा है कि हर एक को जो है नफसा नफसी है, हर एक को अपनी पड़ी हुई है, आगे से आगे बढ़ने की लगन में हर जायज़ नाजायज़ जो है वो काम करते चले जाते हैं। मौलवी नज़ीर अहमद बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। इस वजह से ज़्यादा अरसा तक वहाँ ना रह सके और पेंशन लेकर क्या हुए, दिल्ली चले आए। उनके लिए गजूर जंग का खिताब तजवीज़ हुआ मगर उन्होंने कबूल ना किया। अब यहाँ पे वो कह रही हैं कि नवाब इफ्तिखार अली ख़ान जो वाली रियासत जावरा के भाई, जावरा कहते हैं हिंदुस्तान की एक रियासत का नाम है बेटा, जावरा के भाई नवाज सरफराज अली मरहूम जो थे वो बीमार थे। उनके लिए तबीबों की क्या कमी थी? तबीब किसे कहते हैं? जी, हकीम, इलाज करने वाला या तीब का माहिर को कहते हैं। दुनिया भर के इलाज कराए मगर शफा ना हुई। एक दिन उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद को ख्वाब में देखा कि उनसे कह रही हैं हमारे कुरान का तर्जुमा छपवा लो, अच्छे हो जाओगे। नवाब साहब ने मेरे वालिद को दिली ख़त लिखा और इस ख्वाब की रदात बयान करके तर्जुमा शाया करने की इजाज़त। अब यहाँ पे कौन कह रहा है? शाहिद अहमद क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया? उनके वालिद का नाम क्या था? जी, बशीरुद्दीन अहमद। अब वालिद साहब ने इजाज़त दे दी और सिर्फ तर्जुमा कुरान 2 बड़ी खूबसूरत जिल्दों में रियासत जावरा के छापा खाने से शाया हुआ। ठीक है, अब खुदा की शान के नवाब साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और जब इस वाक़े के कोई 20 साल बाद भी उनसे मिला तो 17 बतेरे हो चुके, 17 बतेरे में हो चुके का मतलब क्या है? बढ़ापे के सबक पूरी तरह हवास में ना थे। जी, अजीज़ सलवात आगे है कि मौलवी अहमद हसन साहब एहसनुल तफसीर मौलवी नज़ीर अहमद के खबीश थे। अब यहाँ पे बेटा देखें, एहसनुल तफसीर कहते हैं मौलवी सैयद अहमद हसन की क़िराअत पाक की तफसीर। मौलवी सैयद अहमद हसन की कुरान पाक की तफसीर जो पहली बार 1915 में शाया हुई। इसमें बेटा हदीस इस्तदलाल का पहलू गालिब है। खबीश कहते हैं बेटा यानी अपने रिश्तेदार को, दामाद, यानी यहाँ पे अपने रिश्तेदार दामाद की बात हो रही है। एक दिन मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ बैठे हुए थे। मौलवी अहमद हसन ने देखा कि डिप्टी साहब की कोनियाँ जो हैं बहुत मैली हो रही हैं, उन पर मैल की एक तह जमी हुई है। ठीक है अजीज़ सलवात, ये आज हमारा जो है हमने सफ़ा नंबर 77 जो पढ़ा है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इन सबको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए।